हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 4 में मैंने ये बताया कि 3 टॉपिक है मेनली। मैं थोड़ा सा एक बार रिकेप कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा उसको देखिए एक बार। हमने पहले तो ये बोला कि इस यूनिट के अंदर 3 टॉपिक है, एक तो लेज़र है, एक होलोग्राफी है, एक ऑप्टिकल फाइबर है। तो हम लोग सबसे पहले लेज़र के बारे में बात करेंगे और लेज़र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो लेज़र के बारे में हमने ये बोला था कि लेज़र है क्या, सेकेंड, कि लेज़र क्या होता है, लेज़र होता क्या है, इसके बारे में बात कर रहा था कि लेज़र लाइट जो है वो किस तरीके का लाइट होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ टेक्निक सिखाए थे आपको। मैंने ये बताया कि एक अगर कोई लाइट निकल रही है कहीं से तो वो ऐसा है, एक सेकेंड, हाँ, कि जैसे कहीं से लाइट जा रही है, अगर कहीं से लाइट निकल रही है तो वो लाइट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कि जैसे हमने बोला कि जैसे सन से जो लाइट निकल रही है, सन से लाइट, उसमें तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, सारे कलर होते हैं, ठीक है। बट तो वहाँ पे जो कलर्स होते हैं उनके बीच में कोई भी कला का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि इसकी कला इतनी है। कला समझ रहे हो ना, कला होता है एक एंगल होता है। लास्ट में भी मैंने बताया था, लास्ट 3rd यूनिट में मैंने बताया था। तो जो कला होती है, कोई भी वेव फॉर्म में जा रहा है तो उसकी कुछ कला होती है, एंगल है, ऐसे समझो आप उसको। तो इसके एंगल और इसके एंगल, जैसे मान लो 2 वेव ले लिए, तो मान लो इस टाइम पे इसके और इसके बीच में एंगल का जो डिफरेंस है मान लो 30 डिग्री है, ऐसे समझो। थोड़ी देर बाद में मैं यहाँ पर चेक करूँ तब भी अगर 30 डिग्री है, और हर जगह पर ऐसा ही है कि कहीं पे भी चेक कर लो आप, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये कला संबद्ध लाइट है, कोहेरेंट लाइट है, क्योंकि इनके बीच में जो कला का अंतर है, जो फेज डिफरेंस है, वो चेंज नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में भी इतना था, बाद में भी इतना ही है। तो ये कैसी लाइट है? कोहेरेंट लाइट है, कोहेरेंट लाइट है, ठीक है। कला संबद्ध लाइट बोलते हैं इसको, कोहेरेंट लाइट। और जो ऐसा नहीं है, अगर जैसे यहाँ पर एंगल 30 डिग्री था, थोड़ी देर बाद में मान लो 45 हो गया या कुछ 20 हो गया, तो इसका मतलब ये कला असंबद्ध स्रोत है, कला असंबद्ध स्रोत है, ये नॉन कोहेरेंट है, ठीक है, ये इनकोहेरेंट है। तो ये जो है सन से जो लाइट आती है वो तो नॉन कोहेरेंट होता है। ये जो नॉर्मल बल्ब से निकलती है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है, वो भी नॉन कोहेरेंट होता है। लेकिन जैसे ये है, मान लो नॉर्मल टॉर्च से है, नॉर्मल जो टॉर्च होता है आपका, उससे जो लाइट निकल रही है, इनमें कोई भी मतलब पर्टिकुलर संबद्ध नहीं है, संबद्धता नहीं है, कला संबद्धता नहीं है, ये नॉन कोहेरेंट है, ये ऐसे रैंडम चल रही है जैसे भी है। लेकिन इनमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये कोहेरेंट है। इसका इस ऊपर वाली का जहाँ पे यहाँ पे जितना एंगल है और इसके बीच में जितना एंगल है, थोड़ी देर बाद में भी इतना ही है, थोड़ी देर बाद में भी इतना ही है, थोड़ी देर बाद में भी इतना ही है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर मान लो 30 डिग्री का है, ये तो 0 डिग्री का है वैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री का मिलेगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का। मतलब इनका जो कलांतर है वो समय के साथ और दूरी के साथ में बदलता नहीं है, स्पेस के साथ में और टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होता नहीं है कला, ठीक है। कलांतर जितना भी है उतना ही मेंटेन रहेगा। तो इस टाइप की जो लाइट होती है जिसमें कलांतर नियत रहता है, जिसमें फेज डिफरेंस या फेज एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है, इस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं क्या? लेजर लाइट बोलते हैं। ये हमने बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर, दिस इज आवर लेजर लाइट। चमकी बात क्या है? लेजर लाइट। जैसे यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल बताया था, ये इसमें जो है जैसे नॉर्मल टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है, ये जो नॉर्मल टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है, ये ऐसे बिखर जाता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये कोहेरेंट नहीं होता, इनमें कला संबद्धता नहीं होती, तो ये लाइट बिखर जाता है, एक डायरेक्शन में ही बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं जाता है। लेकिन ये देखो, ये लेजर लाइट है, ये बिल्कुल एक पिन पॉइंट पे जाके जाता है। इससे क्या होता है, सारी एनर्जी एक जगह पे जाएगी, सारी एनर्जी एक जगह पे जाएगी, तो इसका यूज कर सकते हैं हम कुछ ना कुछ। जैसे व्यतिकरण के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं व्यतिकरण विवर्तन के, उसको इसकी हेल्प से इजीली देखा जा सकता है। या बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे हम लोग स्किन का ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लेजर ट्रीटमेंट होते हैं, या बहुत सारे जैसे किडनी से रिलेटेड, या बहुत सारे मतलब मेडिकल साइंस में भी लेजर का बहुत सारा यूज होता है।
तो आजकल तो बहुत सारे ऑपरेशंस है वो लेजर की हेल्प से होने लग गए। तो इनके एप्लीकेशंस तो बहुत है, लेकिन अभी ये समझ आ जाएगा कि लेजर लाइट क्या होती है, बहुत ही मतलब इंटेंस होती है ये। इसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीव्रता या इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे हम लोग सूरज की तरफ देखते हैं, अगर वो आंखों में ज़्यादा चुभता है, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ज़्यादा, उसकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा है। तो तीव्रता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी जगह पे प्रति सेकंड किसी पर यूनिट एरिया पे जितनी एनर्जी आती है उसको बोलते हैं हम लोग तीव्रता। जैसे मान लो ई एनर्जी एरिया पे आ रही है ए एरिया पे टी टाइम में, टी टाइम तक मैंने देखा और टी टाइम तक देखने पर ए एरिया है, मान लो कोई उस एरिया पे, जैसे मान लो ये इतनी दूरी है, इस पे लाइट आ रही है, इसका एरिया कितना है ए, मैंने टी टाइम तक इसका ऑब्जर्वेशन लिया और टोटल एनर्जी कितनी आ गई, ई एनर्जी आ गई। तो ई एनर्जी प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड एरिया और टाइम से डिवाइड कर दिया तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आ गया। तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड जितनी एनर्जी आती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता। इसको आई से लिखते हैं, ये है इंटेंसिटी। तो ये जो लेजर लाइट होती है इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है, ये बिखर जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरी चीज़, ये एक वर्णी होता है। एक वर्णी का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक ही कलर का होता है। ये ग्रीन है तो ग्रीन है, येलो है तो येलो है, और रेड है तो रेड है, मल्टीपल कलर नहीं होते इसके अंदर, एक वर्णी होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है। आई बात समझ में, तो ये एक वर्णी भी होता है, ये मोनोक्रोमेटिक होता है। इसमें मल्टीपल कलर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। लेकिन मेन जो चीज है वो है कला संबद्धता, कोहेरेंस, कि इसमें जो लाइट है वो कोहेरेंट लाइट होती है, कला संबद्ध होती है, इसमें कला संबद्ध नहीं होती है। मेन चीज ये है। तो लेजर लाइट का मेन कंसेप्ट ही कला संबद्धता से है, कला संबद्धता, कोहेरेंस। आई कि नहीं बात समझ में? तो ये लेजर लाइट का ये कंसेप्ट है, क्लियर। अब चलो लेजर लाइट बनती कैसे है। अब हम ये तो समझ आ गया कि लेजर लाइट होती क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, क्या गुण होंगे, तीव्रता इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये वो एक वर्णी होता है, ये चीज़। अब हम लोग ये उत्पन्न कैसे होती है, बनती कैसे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले मैं एक और टर्म बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में बताया, ऐसे एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, जिसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी जो डेंसिटी होती है उसको लिखते हैं यू से, यू से लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ से कोई लाइट आ रही है, रेड कलर की आ रही है, रेड कलर है तो उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, उसका कुछ आवृत्ति होगा। अगर येलो की आ रही है तो येलो लाइट का भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी है वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, यू, ऊर्जा घनत्व है। और जो ये ऊर्जा घनत्व है, इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर लाइट से मिलेगा, उस लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो ऊर्जा घनत्व, मान लो न्यू वाली लाइट के लिए इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं ना। तो मान लो कोई न्यू लाइट वाला लाइट आ रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसका जो एनर्जी घनत्व है वो यू होगा। इसको ऐसे लिख दिया जाता है, न्यू ब्रैकेट में। इससे ये पता चलता है तो ये यू ही है, ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बस ऐसे बता रहा है कि ये न्यू का फंक्शन है एक तरीके से, मतलब आवृत्ति पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। न्यू आवृत्ति वाली जो लाइट है उसका ऊर्जा घनत्व है, ये बता रहा है। ये न्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का एनर्जी डेंसिटी है यू। आप चाहे तो नॉर्मल केवल यू भी लिख सकते हैं। बस ये जैसे ऐसा है कि कोई फंक्शन है एफ, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते ना, एफ एक्स, बस ये ऐसा ही। तो इसमें कोई डिफरेंस तो होता नहीं है, तो सेम चीज़ इसको ऐसे लिखा गया है। तो ये है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी।
ये भी आगे काम में आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी है। क्लियर? अब चलिए हम लोग कुछ ये बता रहा था कि मैं कि लेज़र लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, बनती कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लूँ। टाइम है अपने पास। देखिए हमारे पास में 3 टाइप की घटनाएं होती हैं, 3 टाइप की इवेंट्स होती है। क्या क्या? हाँ, एक तो है अवशोषण, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। देखो क्या है, मतलब जब फोटोन, कोई फोटोन आ रहा है, कोई लाइट आ रही है, कोई एटम से इंटरेक्शन करता है, कोई परमाणु से अंतरक्रिया करता है। जैसे एटम, कोई एटम है, यहाँ से एक फोटोन आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है यहाँ से। अब ये जो फोटोन है एनर्जी लेके आ रहा है, मान लो न्यू आवृत्ति का फोटोन है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना न्यू है, तो इसका एनर्जी कितना हो गया एच न्यू। ये इस एनर्जी का फोटोन आ रहा है यहाँ से, और जब ये एटम के साथ में अंतरक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो मतलब बेसिकली एटम के साथ में अंतरक्रिया करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के आके, इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन से आके मिलेगा, तो कुछ ना कुछ घटना होगी। अब ये जो घटना है वो 3 टाइप की घटना होती है। वो 3 टाइप की कौन कौन सी घटनाएं हैं? उनमें सबसे पहले है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है एब्जॉर्प्शन? किसको बोला गया? ऐसा है कि जैसे एक एनर्जी लेवल है ये, एक ऊर्जा स्तर, एक एनर्जी लेवल है ये, एक ऊर्जा स्तर ये है, इसको हम लोग mth एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। एमुआ नंबर दे दिया है, जैसे मान लो दूसरा होता है, चौथा होता है, वैसे कोई एमुआ एनर्जी लेवल है, जनरल mth एनर्जी लेवल है, ये nth एनर्जी लेवल है, ये nवा एनर्जी लेवल, ये mवा एनर्जी लेवल। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है अपने पास में पहले इनिशियली। ठीक है, अब ये जो फोटोन आ रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये वाला, तो इस एनर्जी लेवल को, इसको मैंने यहां पे बता दिया, इस एनर्जी लेवल को मैंने यहां पे बता दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है। ठीक है, ये इसको एनर्जी देगा, और ये क्या करेगा, एनर्जी लेके यहां पे चला जाएगा। ये क्या करेगा, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ठीक है, इस फोटोन ने इसको कितनी एनर्जी दी? इस फोटोन ने इसको एनर्जी दी, इन दोनों के बीच में एनर्जी का जितना गैप है उतनी एनर्जी दी। इसकी एनर्जी मान लो em है, mवा एनर्जी लेवल है, इसकी en है, nth एनर्जी लेवल। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है en माइनस em। इतनी एनर्जी दी है फोटोन ने, क्योंकि एनर्जी लेके ये यहां तक गया, मतलब इतना एनर्जी गैप था इन दोनों के बीच में, इतनी एनर्जी फोटोन ने दे दी, इतना। और फोटोन की एनर्जी, फोटोन ने एनर्जी दी तो फोटोन की एनर्जी को एच न्यू के रूप में लिख सकते हो, इतनी एनर्जी दी फोटोन ने। मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक तरीके से देखा जाए तो en माइनस em अपॉन एच। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन किया, अवशोषण किया, और वो नीचे वाले ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में? फोटोन से एनर्जी लेकर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण हुआ है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन, अवशोषण बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब इस अवशोषण के कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यहां से एनर्जी लेके ये यहां पे चला जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट करता हूं। ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं बोल रहा हूं P, प्रोबेबिलिटी P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। यहां से M से N पर जाने की, तो M से N पर जाने की, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पहले लिखते हैं, जहां पे पहुंच रहा है वो बाद में लिख दिया। तो PMN का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम M एनर्जी लेवल टू nth एनर्जी लेवल। mवे ऊर्जा स्तर से nवे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के जाने की जो प्रायिकता है वो है P। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी
ये यहाँ से जो लाइट आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है, उस फोटोन का जो ऊर्जा घनत्व है, उस फोटोन का जो एनर्जी डेंसिटी है, उसके समानुपाती होगा, ये उसके प्रोपोर्शनल होगा। Pmn इज प्रोपोर्शनल, समानुपाती किसके? ऊर्जा घनत्व जो है U के, उसके प्रोपोर्शनल होगा। इस U को हम लोग U न्यू लिख देते हैं ऐसे, जैसे Fx लिखते हैं वैसे, जैसे F के समानुपाती है तो हम Fx लिख देते हैं, x का फंक्शन है तो ऐसे, एक ही बात है दोनों। ऐसे U लिखा मैंने, U के समानुपाती होगा, न्यू तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया, न्यू फ्रीक्वेंसी है ना इसलिए। तो नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाने की कितनी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? Pmn, m से nवे में जाने की, और ये u के समानुपाती होगा, u के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब ये जो Pmn है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको लिख दिया b लिखते हैं इसको। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, स्टार्टिंग से b लिखते आ रहे इसलिए b लिख दिया। ठीक है, कोई लॉजिक लिंक नहीं है, a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन b ही लिखना है क्योंकि पूरी थ्योरी में ये चीज़ें काम में आएगी बार बार। ठीक है, सब बुक्स में जनरली b से लिखा जाता है। अब ये जो b है, ये b भी m n है ना, तो इसको भी b m n ऐसे लिखना है। u तो आ गया, ये आ गया। तो नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाने की जो प्रायिकता है अवशोषण की, एब्जॉर्प्शन की, वो इस तरीके से, इसको लिख दिया न्यू ऐसा। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, अवशोषण की प्रोबेबिलिटी आ गई, एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी कि कोई इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में फोटोन से एनर्जी लेके जा सके, उसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता आ गई है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता, ठीक है, m से n में जाने की। एक घटना तो ये हो गई, एक फिनोमिनन तो ये हो गया कि एक तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है जब फोटोन आ रहा है, तो एक तो क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन हो सकता है, अवशोषण हो सकता है। एक घटना क्या होती है, दूसरी की बात करते हैं। एक होता है स्वतः उत्सर्जन, सेकंड जो है उसकी बात कर रहा हूं, स्वतः उत्सर्जन। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन क्या होता है? ऐसा है कि हमने बोला कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, पहले वाले केस में, लास्ट वाले केस में, अब यहां पे पहुंच गया, यहां पे है इलेक्ट्रॉन जो नीचे से आया है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जो इसका खुद का एनर्जी लेवल है उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है, लेकिन ऊपर वाले एनर्जी लेवल में ये ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता है। वो कितनी देर के लिए रुकेगा? 10⁻⁸ सेकंड के करीब, इस टाइम के आसपास टाइम तक रुकता है, इतने से टाइम के लिए। ये टाइम बहुत कम टाइम है, ये 1 सेकंड में आप 10⁸ इतने का भाग दोगे तो जितना टाइम आएगा, मतलब बहुत कम टाइम हो गया ये। इतने से सेकंड के लिए ये यहाँ पे रुकता है और फिर ये वापस स्वतः ही खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली वापस आ जाता है नीचे। इस घटना को बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन, क्योंकि जब ये यहां से वापस नीचे आएगा तो जितना इन दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, उतनी एनर्जी ये वापस से निकाल देगा ऐसे hν के रूप में। ये वेव के रूप में इतनी एनर्जी वापस निकाल देगा ये। इसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। मतलब ये nवां ऊर्जा स्तर है, ये mवां ऊर्जा स्तर है, तो nवें ऊर्जा स्तर से mवें ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है स्वतः ही, खुद ब खुद। ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये प्रवृत्ति होती है, इनकी प्रकृति ऐसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन वापस से अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल में आ जाता है। इसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। आई बात समझ? दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन की घटना है ये।
और जब ऐसा होता है तो ये तो घटना समझ में आ गई। इसकी प्रायिकता कितनी है, इसकी प्रायिकता की बात करते हैं कि यहां से यहां आने की प्रायिकता कितनी है। उस प्रायिकता को लिख देते हैं P, प्रोबेबिलिटी। इसकी यहां से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है P। और अब की बार कहां से कहां आ रहा हूं मैं, एन वे से एम वे में आ रहा हूं, तो एन से एम में आ रहा हूं। पहले देखो, पहले वाले में हम लोग एम वे से एन में जा रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी भी एम से एन लिखा था मैंने, मतलब स्टार्ट यहां से हो रहे, जा यहां पे रहे, एम से एन पे। अब की बार वाले में हम लोग एन से चालू होकर एम पे आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, तो ये जो है पी एन एम हो गया। और ये जो पी एन एम है एक्चुअल में कांस्टेंट होता है, ये फोटोन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फोटोन के ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग लिख देते हैं ए से, और एन एम है तो इसको लिख दे ए एन। ये यू पे डिपेंड नहीं करता, जैसे पहले वाला यू पे डिपेंड कर रहा था ना, ये यू पे डिपेंड नहीं करता। ये पी एन एम को हम लोग ए एन एम, ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ये कांस्टेंट ही है, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहां पर जो ये ए एन एम आया है और यहां पे जो बी एम एन आया है, ये जो बी और ए ये कांस्टेंट है ना, इनको बोलते हैं आइंस्टीन गुणांक, आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टीन गुणांक बोलते हैं। इनके बारे में आगे और बात करेंगे, लेकिन इन कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट बोलते हैं, आइंस्टीन गुणांक बोलते हैं। दो घटनाएं हो गई, एक तो पहले अवशोषण की, एब्जॉर्प्शन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां से फोटोन से एनर्जी लेके ऊपर वाले में जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाल ली। दूसरे में क्या होता है, जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो वापस से नीचे आ जाता है खुद ब खुद, इसको स्वतः उत्सर्जन बोलते हैं, खुद ब खुद आ जाता है, वो स्वतः ही आ जाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। और ये जो है, ये घटना किसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट होता है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को पी एन एम को हम लोग ए एन एम के बराबर लिख दिया, कोई कांस्टेंट होती है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक तीसरी घटना और होती है, तीसरे टाइप की, और उसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है, टाइम देख लो एक बार, 5 मिनट बचे हैं। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड एमिशन, हिंदी में बोलते हैं इसको उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन, उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें ऐसा है कि जैसे ये m एनर्जी लेवल है, ये nth एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। एक घटना में तो ऐसा होता है कि ये स्वतः ही यहां पे आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं उसको, स्वतः उत्सर्जन। एक में ऐसा होता है कि यहां से जैसे मान लो कोई फोटोन आ रहा है और ये फोटोन इससे क्रिया करे, इससे इंटरेक्शन करे, और इस इंटरेक्शन के बाद में क्या होगा, इस इंटरेक्शन के बाद में दो वेव निकलेंगे यहां से। ये इस इंटरेक्शन के बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नीचे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, और यहां से दो एनर्जी निकलेगी, एक तो ये जो खुद आ रहा था वो वाली, और एक ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे वाले में आ गया, उसकी वजह से भी इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, ये